या श्री स्वयं सुखिदीनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवीश्वम् शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कन्या राशि के संबंध में। कन्या राशि वालों के जनवरी के प्रथम भाग में क्या कुछ ग्रहों के योग आयोग है। कन्या राशि बुध प्रधान राशि है और सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि जनवरी के आरंभ काल में ही बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ये बुध का परिवर्तन केंद्र में होने वाला है और सूर्य के साथ बुध आदित्य का योग बनने वाला है, जो आपके लिए सबसे बहुत बढ़िया, मैं कहूँगा एक तरह से बहुत अच्छा योग बन रहा है। केंद्र भाव में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य और बुध का योग, और बुध उसमें अस्त नहीं है। आमतौर पर बुध जो सूर्य के सन्निकट आ जाते हैं तो बिल्कुल अस्त हो जाते हैं, लेकिन अभी जनवरी के आरंभ काल में बुध जो योग परिवर्तन करके सूर्य के बिल्कुल सन्निकट जा रहे हैं, वो अस्त नहीं है। उनमें करीब करीब यदि हम बात करें तो जिस दिन परिवर्तन का योग बनेगा तो उसमें अच्छा खासा अंतर रहेगा, करीब करीब 20 डिग्री के आसपास का अंतर रहेगा। तो ये ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। इसको आप सही रूप से समझ लें तो बहुत अच्छे से लाभ प्राप्ति के योग बना सकते हैं। तो आपके लिए, यानी आप छोटे हैं, बच्चे हैं, जो भी इस राशि से संबंधित व्यक्ति है, उनके लिए बुध का योग परिवर्तन बहुत बढ़िया लाभ के योग अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन परिवर्तन युक्त समय है, बहुत तेज़ी से परिवर्तन का योग चल रहा है समय। और ये परिवर्तन जो है आपको भी मन में रहेगा कुछ करें कुछ करें कुछ करें, लेकिन परिवर्तन को सोच समझ के करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके ऐसे बन रहे हैं कि रुके हुए कार्यों को भी गति दे सकते हैं, विजय प्राप्ति के योग बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र और शनि जिस प्रकार से बैठे हुए हैं वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रास्ता दे रहे हैं। समस्या केवल मंगल की है। मंगल एकादशवें भाव में, लाभ वाले भाव में कमजोर अवस्था में बैठे हैं कि जो जितनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो लाभ को होने नहीं दे रहे हैं। इसलिए मंगल का उपाय बहुत विशेष तौर पर करने की जरूरत है। वो हम बताएंगे। इन दिनों खास तौर पर ग्रहयोग इस प्रकार के बन रहे हैं, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। नववर्ष की वेला है, बहुत सुंदर योग है। नववर्ष आप सबके लिए शुभ हो। कई बार लोग कह देते हैं कि नववर्ष हमारा नहीं है उनका। अरे हमारा उनका कुछ नहीं होता। हमारी संपूर्ण संस्कृति, पूरा विश्व जो है सनातन से ही तो निकला है, और सनातन तो सबको इंटीग्रेट करने का प्रयास करता है। ठीक है, हमारा जब चैत्र, भारतीय संस्कृति का चैत्र में नववर्ष आरंभ होता है तो वास्तविक तौर पर पूरी प्रकृति उसका आनंद लेती है। पूरी प्रकृति ही कुछ नवीनता की तरफ जाती है और प्रकृति ही प्रस्फुटित कुछ नया उदय करती दिखाई देती है। यानी उस आनंद की वेला को, इसलिए भारतीय संस्कृति ने उस चैत्र के प्रतिपदा तिथि को ही नववर्ष माना। वो भी एक आनंद की संस्कृति है, लेकिन हम इस पूरे विश्व में इस वक्त जो प्रचलित है तो उसके साथ भी हम जुड़े रहते हैं। हम उससे को परित्याग नहीं करते, उसको हमने स्वीकार भी किया है, भारतीय संस्कृति ने भी स्वीकार किया है उसको। तो हम समझें अब सिलसिलेवार तरीके से ग्रह नक्षत्रों का योग क्या है। 1 जनवरी की बात कर लेते हैं। बुधवार का अवसर, नववर्ष की शुभ वेला है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह नक्षत्रों का जो योग बन रहा है वो बड़ा सुंदर बन रहा है। बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा जहां विराजमान हो गए हैं, ये आपके लिए भाग्य में बैठे हुए बृहस्पति, पंचम में बैठे हुए चंद्रमा, उनकी दृष्टि बृहस्पति की, ये आपके लिए वर्ष में शुभ सूचना लेकर आ रहा है वर्ष, और विशेष तौर पर लाभ के योग लेता दिखाई दे रहा है। आपके कार्यों में बहुत सुंदर तरीके से 2-3 दिन जो वर्ष का आरंभ है वो बहुत सुंदर स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। मेहनत से लाभ प्राप्ति, कार्यों में सफलता का योग, और आपके जो शत्रु हैं वो लाख आपके लिए कुछ प्रतिद्वंदिता खड़ी करते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र भी वहाँ विजय का योग बना रहे हैं। चंद्रमा भी आपके शत्रुओं की टांग तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है जो टांग अड़ाएगा ना वो अपना ही नुकसान कराएगा, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे। तो मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए। ये बहुत सुंदर वर्ष का आरंभ की वेला आपके लिए है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बस हिम्मत तो करो। अब हमने कहानी तो इतनी सुना दी आपकी, लेकिन मंगल बैठे हुए वहाँ पर आपकी कमज़ोर स्थिति में, तो उनको ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी का स्तवन भी करना चाहिए। तो नववर्ष का योग जो है, मंगल के दिन ही ये वर्ष परिवर्तन की तरफ आया। अब रात को 12 बजे तो मंगलवार ही था जब तिथि जो डेट कन्वर्ट हुई। भारतीय संस्कृति में तो तिथि सूर्य उदय के साथ मानी जाती है, लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है वो तो रात को 12 बजे होता है, तो उस वक्त मंगलवार ही था। तो मंगल को ताकत दो, हनुमान जी का स्तवन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करके नववर्ष आरंभ करो, बहुत सुंदर रहेगा। 2 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। और जैसा हमने कहा कि 2-3 दिन आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने वाले ही हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और इन दिनों बृहस्पति थोड़े वक्री चल रहे हैं, उनको ताकत देने की ज़रूरत है। कोशिश है करें इस बृहस्पति को थोड़ी ताकत कैसे मिलेगी, पुण्य कार्य करने से। भाग्य में बैठा हुआ बृहस्पति, पुण्य कार्य करने से सारी ताकत, पुण्य से भागिए मत।
यदि पुण्य से भागेंगे, दान दक्षिणा कोई सामने मिल जाए देवयोग से अच्छा व्यक्ति, उसका आशीर्वाद लो। ये बृहस्पति वही तो दे रहा है, और आशीर्वाद से संकोच मत करो, पुण्य कार्य करने का संकोच मत करो। इस बात का ध्यान रखोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। 3 तारीख का दिन भी बड़ा शुभ आपके लिए दिखाई देता है, लेकिन दिन का आरंभ अच्छा होगा, लेकिन जैसे जैसे सूर्य आगे निकलेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा कष्ट हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। 3 तारीख को शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है, श्री गणेश का सुंदर ध्यान करने की ज़रूरत है। और साथ साथ इस दिन भद्रा का योग भी है। ध्यान रखिएगा, नए कार्यों में 12:23 से भद्रा आरंभ हो जाएगी, रात्रि तक रहेगी, तो नए कार्यों में हाथ डालने से पहले इस समय में बचना चाहिए। तो आपके लिए ध्यान रखें इस विशेष तौर पर। कुंभ जो चंद्रमा भी परिवर्तन करके शनि और शुक्र के साथ विराजमान हो जाएंगे, मन को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसे में विशेष तौर पर श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें। हो सके तो गणेश जी के मंदिर में जाकर दूर्वा अंकुर उन्हें अर्पित करें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। चतुर्थी तिथि की हम बात करें तो शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, 4 जनवरी के दिन पंचमी विद्यमान रहेगी, शनिवार का योग रहेगा। और इस दिन बुद्ध महाराज, जिनकी आपकी राशि के स्वामी जो हैं, वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वो पराक्रम भाव से निकलकर सुख भाव में पदार्पण करेंगे, जहाँ सूर्य पहले से विराजमान है, और यह आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बुद्ध ऐसा चीज़ है कि जो एनर्जी बहुत जल्दी दे देता है, और उस एनर्जी का हमको उपयोग करने की ज़रूरत, बहुत बढ़िया तरीके से उस एनर्जी का उपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये बुद्ध अभी कुछ दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ये आपके दिनों को आपके नाम से करने के योग बनाएगा। लेकिन स्वास्थ्य का लगातार ध्यान रखना भैया, मौसम है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा शत्रुओं का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। शनि महाराज जहाँ चल रहे हैं वो लगातार शत्रु को बढ़ा रहे हैं। एक काम करने का प्रयास कीजिए, जो आप भोजन करते हैं ना आजकल, सबसे पहले उसका एक ग्रास निकालकर अवश्य काले कुत्ते के निमित्त डाल दिया कीजिए, घर के बाहर फेंक दिया ले जाकर, या तो कौवे के निमित्त या काले कुत्ते के निमित्त अवश्य पहली रोटी का टुकड़ा निकालकर अवश्य डाल दिया कीजिए। शनि को मनाने का उपाय है, अवश्य करने का प्रयास कीजिए। और मथुरा में तो इन दिनों भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन चल रहा है, और कहा जाता है पौष की इस समय में उनको विशेष तौर पर 56 भोग, विभिन्न मंदिरों में परंपरा है, 56 भोग बना के भगवान को लगाए जाते हैं सुंदर रूप से। इसका भी आप लाभ लेते हुए कार्य करें। अपने घर में ही भगवान को सुंदर जो भोजन जो बना रहे हैं वो भगवान को अर्पित करें, और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करें, यह आशीर्वाद मिलेगा। और जब भगवान का प्रसाद मिल जाता है ना, तो सब कष्ट दूर हो जाते हैं। 5 तारीख की बात करें, रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और इस दिन परिवर्तन का योग बन रहा है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, जैसे से आगे चलेगा दिन, चंद्रमा जो है वो जैसे ही आगे सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, दोपहर को करीब 2:30 बजे के आसपास, ये आपके अंदर कुछ नया विचार का रास्ता, नए कुछ शक्ति, नया कुछ करने का बलबला, जो 2-3 दिन पहले थोड़े से डिप्रेस दिखाई दे रहे थे, कुछ नया एनर्जी आने वाले समय में पॉजिटिविटी करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, रविवार का अवसर है, और इन दिनों महाराज बृहस्पति थोड़े से आपके कमज़ोर चल रहे हैं वक्री भाव में। और हम विवेकानंद योगाश्रम में रविवार को कार्यक्रम करते ही बड़ा, उसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञ रखते हैं। तो इस बार हमने उसमें भगवती दुर्गा का यज्ञ रखा है। भगवती दुर्गा की नामावली का यज्ञ किया जाएगा, दुर्गा के विभिन्न मंत्रों का उपयोग किया जाएगा। और इन दिनों बृहस्पति महाराज जो कमज़ोर हैं थोड़े से, जो भाग्य में बैठे हैं, उनको ताकत यदि दे दी आपने, तो ये मान के चलिए आने वाले 5 महीनों में ये बुद्ध आपके बृहस्पति महाराज जो हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपके कार्यों को बढ़िया कर सकते हैं। तो आप भी कोशिश ये करें, अपने घर में कहीं भी, ये घर में बैठ के दुर्गा पूजा कर लीजिए। भगवती की नामावली में दुर्गा, दुर्गार्थ शमनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारणी, इसका स्तवन कर लीजिए। और हो सके तो सर्वमंगल मांगल्ये इत्यादि जो मंत्र याद हैं उन सबका स्तवन कीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस कार्यक्रम को लाइव भी करेंगे। हम हमारे आचार्यवाणी चैनल से आप लाइव जुड़ सकते हैं उस यज्ञ में, और स्वयं भी बैठ सकते हैं। जो लोग स्वयं नहीं बैठ पा रहे हैं, यदि चाहें तो ब्राह्मणों के द्वारा, हमारे आश्रम में जो शुद्ध, जो अच्छे विद्वान ब्राह्मण रहते हैं, उनके द्वारा अपने नाम से भी व्यवस्था करा सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर्स चल रहे हैं आपके इन स्क्रीन पर, उन पर संपर्क साध सकते हैं। 6 तारीख यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योगायोग आपके लिए बन रहे हैं वो ओवरऑल हमें अच्छे दिखाई देते हैं। बस ध्यान रखिएगा, चंद्रमा और राहु की युति जो होती है ना, वो राहु कहीं जो है वो चंद्रमा के बहुत पुराने शत्रु हैं। कुंभ आने वाला है, और इस कुंभ के समय में जो राहु महाराज थे वो विशेष सूर्य और चंद्रमा को ही उस बात को पूरी करने के लिए ग्रहण लगा देते हैं, और इस कुंभ के कारण, अमृत के कारण से ही वो कष्ट हुआ था। तो ऐसे में चंद्रमा और राहु की युति कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी कष्ट देने के योग बना रही है। तो उसके लिए आपको उपाय कर लेना चाहिए। चंद्रमा राहु की युति जब होती है ना, चंद्रमा जो एक तरह से आपके शक्ति को बढ़ा रहे हैं, राहु वहाँ चंद्रमा को ग्रसित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट देने के योग बनाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? हमारे दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ कार्य है कि सबसे अच्छा है कि थोड़ा दूध में काले तिल डालकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर, नर्मदेश्वर शिवलिंग पर, उससे अभिषेक किया जाए। ये राहु का नेगेटिव प्रभाव ठीक करने के लिए रास्ता अवश्य आपको प्राप्त होगा।
ये उपाय अवश्य कीजिएगा, सुंदर रहेगा। 7 तारीख मंगलवार का अवसर और अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये दिन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे शाम आएगी ना, जैसे जैसे चंद्रमा आपके आगे निकल के जाएंगे, अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में थोड़ा बंधन, थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिजर्वनेस उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण कार्य हो, बड़े कार्य हो, कुछ में अच्छे रिजल्ट दिखाई दे रहे हो, तो उनको सुबह सुबह पूरा करने का प्रयास कर लीजिए, ये अच्छा रहेगा। और जैसे मंगल इन दिनों वैसे कमज़ोर चल रहे हैं, तो उनको भी ताकत देने के लिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल इस वर्ष जो है बहुत उठापटक के योग बनाने वाले हैं। ये वर्ष मंगल प्रधान वर्ष है, क्योंकि इसका नंबर भी 9 है और ये मंगलवार के समय ही डेट 1 तारीख आई है। तो ऐसे में मंगल को शक्ति देनी बहुत ज़रूरी है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो सुंदर कार्य किया है इस दिन, हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ रखा है, आप भी अवश्य करने का प्रयास करें। इस संसार में हनुमान जी जो है ना, वो अजर अमर हैं। उनको आशीर्वाद स्वयं भगवती ने दिया है और उनके प्रताप से इस कलयुग में जो है समस्त मनोरथ सिद्ध करने का रास्ता अवश्य प्राप्त हो सकता है। कथा भी बड़ी विचित्र है, बहुत सारे लोगों ने प्रत्यक्ष उनका दर्शन किया है। सत्य माने विश्वास तभी जागेगा जब इस भासार गर्भित जो हमने भाव रखा है वो उसको समझ लें। आपको समझने की आवश्यकता है, भारतीय संस्कृति में जो विशेष तौर पर विशेष घटनाएं घटी हैं हमारे देशों, हमारे संस्कृति में, उनको हमने शास्त्रों में इंगित किया है। तुलसी बाबा के संबंध में जिनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए, उस कथा का विवरण यदि आप पढ़ लें तो समझ में आएगा कि आपको विशेष तौर पर कष्ट से निवारण का रास्ता प्राप्त होगा। कहा जाता है कि तुलसी बाबा नित्य प्रति पूजा करते थे और पूजा करते हुए एक थोड़ा सा लोटा जल से पीपल के पेड़ पे अवश्य डालते थे। और पीपल के पेड़ पर कहा जाता है कि कुछ नित्य प्रति डालना एक योग था, ही डालना था पीपल के। हमारी संस्कृति में इस बात को विशेष तौर पर बताया गया है। देव कृपा से उस पेड़ पर एक प्रेत का निवास था और नित्य प्रति जब सुबह के समय जाते हुए उस पर पेड़ पर पानी डालते ही थे। कहा जाता है कि कुछ वर्ष बाद, कुछ समय बाद उस जो पेड़ पे प्रेत था उसकी तृप्ति हुई और उन्होंने बाबा को दर्शन दिए। बाबा ने कहा कि मैंने कोई तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, ज्ञान वर्धक के अनुसार से कि तेरी तर्पण हुआ हो, तेरी तृप्ति हुई हो। तो प्रेत महाराज ने बोला कि भगवान की आपकी कृपा से बस बहुत बढ़िया मेरी तृप्ति हुई और मैं बहुत वर्षों से यहाँ वास कर रहा था और मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आपके पुण्य प्रताप से, इस जल से मुझे पुण्य की प्राप्ति हुई, तृप्ति हुई, तो आप मुझसे वरदान मांग लीजिए, मैं आपका क्या सहायता कर सकता हूँ। तो तुलसी बाबा के मन में भाव आया कि अरे बस तुम प्रेत हो तो कोशिश करो हनुमान जी से मेरे दर्शन करा दो, हनुमान जी से मिलने का रास्ता बता दो। तो कहा जाता है, कथा आगे चलती है तो उसमें कहा जाता है कि हनुमान जी, प्रेत ने कहा देखिए मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं हनुमान जी का आपको दर्शन करा दूँ, लेकिन एक भाव बता सकता हूँ कि उस जगह पर, एक जगह जो बनारस के अंदर एक कथा होती है और वहाँ हनुमान जी आते हैं, यदि आप उनको पहचान पाएँ तो उनके दर्शन बस आपको हो जाएंगे। बोले ऐसे कैसे पहचानूंगा? तुलसी बाबा ने कहा जाता है कि उन्होंने, प्रेत ने बताया कि वो सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिरी में जाते हैं और उनको आप जाकर खुद ही पहचानना पड़ेगा। तुलसी बाबा वहाँ गए और देखते रहे कुछ दिन तक। एक वृद्ध आते थे, सबसे पहले कोढ़ी थे और वो सबसे पहले आते, सबसे बाद में जाते। तुलसी बाबा ने, अंतर ज्ञान तो था ही, पुण्य तो था ही, जाकर उस वृद्ध के पैर पकड़ लिए। थे वो हनुमान जी। कथा को लंबा ना करते हुए बताऊं कि हनुमान जी के जब चरण छोड़े नहीं सब कुछ, तो बाद में हनुमान जी को अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाना ही पड़ा। आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है, आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। हमारा विश्वास ही नहीं जागता है। और कहा जाता है कि बस उनको जब चरण पकड़े तो भगवान, तुलसी बाबा ने एक ही बात कही कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो वो उनकी कृपा से ही उस चित्रकूट के घाट पर जब वो लेके गए और दर्शन भी ऐसा कराया कि एक बार उनको लगाया कि विशेष तौर पर, अभी तो आए थे दर्शन करने के लिए, कुछ कथा को मैं लंबा नहीं कर रहा हूं, लेकिन विश्वास जगाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझे कि ये भाव का खेल है कि भगवान आए और उनको पहचान नहीं पाए। तो भगवान जी आके बोलते हैं अरे अभी तो आए थे, अभी तो आए थे, जिनको दर्शन नहीं किया तूने। तो कहा जाता है दोबारा फिर भगवान की कृपा से, साक्षात हनुमान जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हनुमान तुलसी बाबा को साक्षात भगवान के दर्शन हुए। और कहा जाता है कि एक बार विशेष तौर पर, और काल घटनाएं समझती हैं, एक विशेष तौर पर तुलसी बाबा ने जब रामायण लिख रहे थे तो हर चीज भगवान के समक्ष रखते थे। और कई बार मन में अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है, कई बार मन में अहंकार हो जाता है। कहा जाता है कि जब उन्होंने एक रामायण में एक सूक्ति लिखी और उसको लिखकर जा रहे थे आगे, और रास्ते में जाते हुए उसी जब हम कुछ लिखते हैं, क्रिएटिव करते हैं, तो क्या होता है कि हम 24 घंटे उसी विचार में मनोमस्तिष्क को लगाए रहते हैं, उसी विचार को मन में लगाए रहते हैं। कहा जाता है कि तुलसी बाबा ने उस दिन वो एक पद्य लिखा था। तो तुलसी बाबा ने पद्य लिखा था,
सिया राम में सब जग जानी, कराहूं प्रणाम जो रिजुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, वही मंत्र, वही भाव रखा। अरे क्या लिखा गया, सब कुछ है भगवान की कृपा से। तो लेकिन कहा जाता है कि इसी भाव में लाल लंगोटी पहनते थे। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, लोगों ने शायद समझ नहीं आओ, बहुत बात सुनी भी होगी। तो जा रहे थे रास्ते में एक बालक आया छोटा। उस छोटे बालक ने कहा, अरे बाबा आगे मत जाओ, आगे दो सांड लड़ रहे हैं। अब तुलसी बाबा ने वो भाव लिखा था, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो रिजुग पानी। यानी सिया राम में, इस संसार में सब कुछ सिया राम में है। तो काय को बोले, इनसे काय डरना है। अब सामने दो सांड आपस में लड़ रहे थे और उन्होंने तो कहा, करे नहीं ये भी भगवान सिया राम में है। अब सांड ने देखा कि लाल लंगोटी पहन के कोई आ रहा है, तो जो सुताई हुई, कहा जाता है कि जिस पास भाव हुआ, तो वापस आए, बोले जब लगा गई चोट, वापस आए, बोले फाड़ने लगे, ये गलत लिखा मैंने, ऐसा नहीं, ये कुछ और लिखना है। कहा जाता है हनुमान जी स्वयं आके पकड़ लिए हाथ, बाबा के हाथ पकड़ लिए। हनुमान जी ने आकर, अरे गलत नहीं लिखा तूने, ठीक लिखा। बोले कहाँ, ये जब सामने सिया राम में सब जग जानी। बोले बाबा, अरे बाबा सुनो, कि जब एक बालक ने आके तुम्हारे हाथ को पकड़ा था, कि कहा था, समझाया था कि आगे मत जाओ, तो उसमें तो तुमने सिया राम में नहीं जाना जग में, तो वो भी तो सिया राम में थे। भगवान ने आके समस्त तुम्हारे सामने उनको हाथ पकड़ के रोकने का प्रयास किया, तब तुमके मन में भाव नहीं उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि वो भाव, नेत्र जो है, हमारे जो विचार है, हम सही चीज को हर जगह देख नहीं पाते हैं। कारण तो यही है। तो ये समझे कि हमारे समर्पण की आवश्यकता है। तो हम इस भाव को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये सब चीजें बिल्कुल शुद्ध रूप से हैं, बिल्कुल। तो अहंकार कई बार हो जाता है। जब तुलसी बाबा को भी अहंकार नहीं था, वो क्या था कि हम उस वास्तविक सत्य को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सीधी सी कथा है। तो इस कथा के माध्यम से आप समझें कि समर्पण की आवश्यकता है। तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है, वो चलेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। तो इसलिए कोशिश ये करें अपने जीवन में समर्पित भाव से। बड़ा सुंदर योग बन रहा है, अष्टमी तिथि का सुंदर योग है, साथ में मंगलवार पड़ रहा है और इस बार का वर्ष भी मंगल से आरंभ हुआ है। तो हमने इस मंगलवार पे, विशेष तौर पर 7 तारीख को मंगलवार जो पड़ रहा है, आश्रम में सुंदर कांड का सुंदर पाठ रखा है। शाम के समय रहेगा, सर्दी है, लेकिन भगवान की कृपा से सुंदर पाठ रहेगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित हों। देखिए, मंगल का ग्रह का योग इस बार बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। मंगल क्षीणस्थ अवस्था में है। जो ग्रह विशेष तौर पर अंतर्द्वंद उत्पन्न कर रहे हैं, शनि पर पूरी दृष्टि डाल रखी है और पुरुष में विश्व में कोलाहल होने के योग बना रखे हैं। और इस बार मंगल विशेष तौर पर अभी वक्री होंगे, चल रहे हैं, फिर मार्गी होंगे, फिर आगे चलेंगे और फिर पुनः वापस में दूसरी राशि पे जाकर फिर पुनः इसी वर्ष में कर्क राशि में वापस आ जाएंगे। तो मंगल को थोड़ी शक्ति, और ये संसार, ये समय जो है विशेष तौर पर मंगल प्रधान ही वर्ष है। तो मंगल की पॉजिटिव आवश्यकता है। नेगेटिव जो मंगल योग चला रखे हैं उसको पॉजिटिव करने के लिए कृपा चाहिए हनुमान जी की। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इसमें यज्ञ में अवश्य सम्मिलित हों। भगवान की कृपा से आप स्वयं भी घर बैठ के करें, नहीं टाइम, अगर टाइम है तो आश्रम पे भी आ जाइए। विवेकानंद योगाश्रम में ये कार्यक्रम रहेगा और प्रभु कृपा से सुंदर भगवान का भजन आनंद भाव से। सिद्ध तीर्थ है, मनोकामना सिद्धि मंदिर हनुमान जी का है, जिसमें पिछले सदगुरु आचार्य श्री कृष्ण देव जी के महाराज से हाथ से ये प्रतिष्ठित मूर्ति है। उनको सबसे पहली सिद्धि हनुमान जी की कृपा हुई थी। जब हनुमान जी का उनको एक महात्मा ने मंत्र दिया बाल्यकाल में और उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर सिद्धि प्राप्त करी, जो हनुमान जी कान में आके स्वयं वो जो भी पूछते थे बता देते थे। ये सुंदर स्थिति हनुमान चालीसा ही प्राप्त हुई है। उन्होंने अपनी जीवनी में स्वयं लिखा है, पिता श्री आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज ने। तो आप समझें, तो हम तो इस कार्यक्रम को बताते ही रहते हैं आपको, तो अवश्य आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स फ़ोन नंबर्स पे लेकर आप अवश्य आइए। तो कन्या राशि वालों, अब आप चलते हैं, हम बात कर लेते हैं इस प्रकार से सुंदर जो भाव रखा हमने आपके समक्ष, ये मंगल को स्ट्रॉन्ग करने का। अब मंगल कमज़ोर चल रहे हैं तो उसको ठीक करने का रास्ता भी ये कथा से विश्वास जागेगा कि अनायास भी यदि हम कोई कर्म करते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। तुलसी बाबा तो अनायास ही वो जल डाल देते थे उस पीपल के पेड़ के ऊपर। तो हम जो आपको बार बार उपाय बताते हैं वो सब शास्त्रोक्ति हैं और उन सब से कहीं ना कहीं कब पता नहीं कहाँ किस्मत जाग जाए और कौन सा रास्ता हमको प्राप्त हो जाए वो हमारे लिए वारे न्यारे करने का रास्ता बना दे। तो विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास रखो। इस संसार में जब भी हम कोई पुण्य कार्य करते हैं वो हमेशा कहीं भी किसी गरीब को भी भूखा डालते हैं, पेड़ पर भी एक जल का टुकड़ा भी डाल देते हैं, थोड़ा जल भी डाल देते हैं ना, वो कहीं वेस्ट नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं सुंदर रास्ता दे देता है। तो इस भाव का ध्यान रखना चाहिए हमको। तब बात कर लेते हैं 8 जनवरी की, बुधवार का दिन, 9वीं तिथि विद्यमान है, रवि नाम का योग बना हुआ है, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा अपने मनोमस्तिष्क में पॉजिटिविटी लाने का प्रयास करना पड़ेगा। समय थोड़ा सा आपको ढीला दिखाई देगा
कहीं ना कहीं दिमाग बंद रहता दिखाई देगा, बंधन हर जगह काम करने दिखाई देगा कि बिल्कुल आगे बढ़ने में क्या करूं, कैसा करूं, कोई आगे बढ़ने दे नहीं रहा है। ऐसी स्थिति मन में अंधकार उत्पन्न करने का युग बन सकता है। तो थोड़ा ताकत दीजिए, अच्छा है, बुधवार का अवसर है, तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि श्री गणेश का स्तवन करें। भगवान गणेश के अगल बगल रिद्धि सिद्धि खड़ी होती हैं। जहाँ गणेश की स्तवन होगा वहाँ रिद्धि, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी अवश्य प्राप्त होगी। तो हर गणेश जी के मंदिर में जाकर ओम गणाधिपतये नमः और पीले पुष्प उनको अर्पित करें, पीला वस्त्र उन्हें अर्पित करें, उनका ध्यान करें और देखिए सफलता का सूत्र अवश्य आपको प्राप्त होगा। 9 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का दिन, दशमी तिथि है और उस दिन ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं और ग्रह निकल कर आगे जाएंगे और आने वाले 2-3 दिनों में बहुत सुंदर बृहस्पति के साथ चंद्रमा विराजमान होने का योग बनाएंगे। दिन थोड़ा स्ट्रगल पूर्ण रहेगा, लेकिन यदि स्ट्रगल से आप भागे नहीं तो सत्य मान लीजिए विजय प्राप्ति के योग बहुत सुंदर बन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति बन रही है, तो इसलिए स्ट्रगल से भागिएगा मत। स्ट्रगल थोड़ी रहेगी, स्ट्रगल से भागेंगे नहीं तो अच्छा रहेगा। तो कोशिश करें आप विशेष तौर पर भगवान का स्तवन करें, पीले रंग का टीका लगाएं और परिवर्तन रात्रि में चंद्रमा जो है परिवर्तन करके भाग्य में जाके बैठ जाएंगे बृहस्पति के साथ। तो ये आपके लिए आने वाले 2-3 दिन बहुत अच्छे पॉजिटिव बनते दिखाई दे रहे हैं। तो तैयारी कर लीजिए, आने वाले जो कर्म से स्ट्रगल जो करेंगे वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के योग सुंदर रूप से बनाएगी आगे आने वाले टाइम में। 10 तारीख की हम बात करें, शुक्रवार का अवसर, एकादशी है, पुत्रदा एकादशी का योग बन रहा है, शुक्ल एकादशी का योग बन रहा है। ये शुक्ल एकादशी जो है समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली कही जाती है। इस कलिकाल में पौष के महीने में एकादशी कथा भी बड़ी विचित्र है। इस कथा को भी हम समझाएंगे पहले, लेकिन समझ लीजिए ग्रह नक्षत्रों का योग ये आपके लिए पुण्यों का उदय करने वाली है, मन को धर्म में लगाने वाली है। और धनात् धर्म तथा सुखम, यदि धन का उपयोग धर्म में कर लिया जाए तो सुख का प्रतिपादन हो सकता है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। भाग्य में बैठे हुए चंद्रमा बृहस्पति जो है वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के योग बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। मंगल थोड़े कमज़ोर हैं, उनको ताकत देने के लिए भी थोड़ा सा कोशिश करें, थोड़ा उपयोग करते रहें। भगवान विष्णु का स्तवन करें, भगवान शालिग्राम जी का पूजन सुंदर रूप से करें, एकादशी का व्रत करें। ये सुंदर उपाय हैं इसके लिए, कथा को अवश्य समझें। देखिए ग्रहों का योगायोग अभी आपने समझा कि जनवरी में किस प्रकार का योग बनने वाला है। ये 2025 जो आरंभ हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ग्रह के आरंभ में हम देखें तो वर्ष के आरंभ के अंदर तो 2025 का जो महीना जो आरंभ हो रहा है जनवरी का, मंगलवार के दिन आरंभ हो रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं उस दिन बुधवार है। भैया देखिए रात को 12 बजे भारतीय संस्कृति में जब हमारे कैलेंडर के अनुसार से हम बात करेंगे तो वो दिन आरंभ होता है सूर्य उदय की तिथि के अनुसार से। तिथि भी वही तब मानी जाती है और दिन का आरंभ भी उस वक्त माना जाता है। लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है वो रात को 12 बजे डेट बदल जाती है और उस समय मंगलवार का योग चल रहा होगा। और साथ साथ जो 9 नंबर 2025 का नंबर भी 9 आता है, तो ये दोनों मंगल के प्रतीक माने जाएंगे। और मंगल इस वर्ष विशेष तौर पर जो योगा योग बना रहा है वो बहुत उठापटक वाला बना रहा है। और 2025 के अंदर यदि ग्रहों के दृष्टिकोण से आप देखें तो शनि और उसके आरंभ में देखें, शनि और शुक्र की युति जिस प्रकार से और उस पर मंगल की दृष्टि है, ये विश्व के अंदर कोलाहल उत्पन्न करने के योग देती है, अशांति को बढ़ाती है, तनाव को बढ़ाती है। और 2025 में कई प्रकार की और भी ग्रहों का योगा योग जो है, अब इंडिविजुअल आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आपने समझा, लेकिन जनरल तौर पर आपको ये समझ लेना चाहिए जो ग्रहों का योगा योग जो है 2025 के अंदर कई प्रकार की स्थिति तनाव युक्त विश्व को की तरफ ले जाने का प्रयास कर सकता है। ऐसे योग बन सकते हैं। जैसी एक महामारी अभी कुछ वर्ष पूर्व गई, वैसे ही कुछ ना कुछ और भी नए विस्फोटक योग इस वर्ष में दिखाई देते हैं जो विश्व में कहीं ना कहीं नई परेशानी को उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। और साथ साथ तनाव का वातावरण जो है, जो युद्ध पिछले 2024 में चलता रहा जिस प्रकार से, उसमें और आग में घी डालने का काम बहुत सारे जगहों पे होने के योग दिखाई देते हैं और जिसके कारण से अशांति का वातावरण बन सकता है। इन ग्रहों के योगा योग के अनुसार से हमको समझ लेना चाहिए कि हमारे दृष्टिकोण से ग्रह किस प्रकार चल रहे हैं। देखिए समय हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है, समय हमेशा परिवर्तन के योग बनाता रहता है और इस परिवर्तन के दृष्टिकोण से हर व्यक्ति के ऊपर उसका अलग प्रभाव होता है। ऐसा नहीं है कि जब विश्व में कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा होता है तो सभी परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं किसी का भाग्य भी जागता है। बहुत सारे लोग भाग जागते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए नुकसान के योग बनते हैं। वो सारा का सारा आपके ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से आपको समझ में आना चाहिए। 2025 में शनि की युति किस प्रकार से है वो हमने आपको एक अलग से आपकी राशि के दृष्टिकोण से पूरा उसका डायलॉग एक उपस्थित किया था, जिसके अंदर हमने बताया था, समझाया था कि शनि इस बार जो है परिवर्तन के योग बना रहे हैं और ये 2025 वो ऐसा वर्ष है जिसमें समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले। कोई भी एक ग्रह यानी नवग्रहों के अंदर आमतौर पर विश्व हमेशा वर्ष में ऐसा ही होता है कि कुछ ग्रह बदलते हैं, कुछ ग्रह अपने भाव में स्थिर रहते हैं, अपने ही ग्रह में चलते रहते हैं। लेकिन
इस 2025 में समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं, समस्त ग्रह परिवर्तन का युग बनाने वाले हैं। और ये परिवर्तन युग जो है, ये विशेष तौर पर वर्ष जो है परिवर्तन युक्त ही रहने वाला है। मंगल विशेष तौर पर पुरुषार्थ की ग्रह है, और इस मंगल वाले ग्रह में 2025 में जो विशेष तौर पर योग मंगल के दिन ही आरंभ हो रहा है 2025, इसमें बहुत उठापटक के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसमें राहु ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, जो मई के बीच में जाएंगे। शनि भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं मार्च के अंत में। बृहस्पति भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और बृहस्पति तो एक नहीं, इस बार जो है 3 राशि में परिवर्तन का योग बनाएंगे। पहले एक राशि में रहेंगे, फिर दूसरी में आएंगे, फिर वापस उसी राशि में आ जाएंगे। और कई बार विभिन्न प्रकार के योग जो योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से इस ग्रहों के योगा योग को समझते रहना पड़ेगा। बहुत तेज गति से चलने वाला है वर्ष। हमने एक जो आपके समक्ष एक आपकी राशि के अनुसार से एक जो वीडियो बनाया था, उसके अंदर ये बताया था कि बृहस्पति कितनी तेज गति से इस बार विभिन्न राशियों को परिवर्तन करने का जो पूरा कालचक्र के अनुसार से बृहस्पति एक वर्ष में एक राशि को पार करते हैं। इस बार इस करीब यदि हम बात करें 2025 के अंदर 3 भावों को परिवर्तन, मतलब 3 राशि में परिवर्तन का योग बनाएंगे। पहले एक राशि में रहेंगे, फिर दोबारा दूसरी राशि में जाएंगे, फिर परिवर्तित करके वापस आ जाएंगे। मार्गी, वक्री, कई प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस साल को बहुत सिलसिलेवार तरीके से समझ के अनुसार से बहुत चीज़ों को देखते हुए समझने की आवश्यकता रहेगी। तो यदि आप उन सब चीज़ों को समय समय पर जो हम आपके समक्ष उपस्थित करते रहेंगे वार्ताओं को ज्योतिष के दृष्टिकोण से समय की चाल को पहचानते हुए यदि कार्य करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कई बार हमारे इस चैनल पर वीडियो देखने के बाद, हमारे इन कार्यक्रमों को देखने के बाद ये बोलते हैं कि संसार में तो करोड़ों लोगों की एक ही राशि होती है। जी हाँ, बिल्कुल करोड़ों लोगों की एक राशि होती है, लेकिन राशि के दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं। गोचर के दृष्टिकोण तो एक ही देखे जाएंगे। ज्योतिष के कई प्रकार से काल गणनाओं को समझा जाता है। एक तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, एक विशेष तौर पर कालचक्र को समझते हुए राशि के दृष्टिकोण से भी तो गोचर का प्रभाव देखा जाता है, और वो तो 12 ही हैं। तो उसके दृष्टिकोण से बहुत कुछ जाना जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है। जैसे इसको ऐसा समझ लें, बहुत सारे लोग इस प्रकार के समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। बारिश तो एक क्षेत्र में हो रही है, अब जिस प्रकार का जिसका घर है उस प्रकार का प्रभाव होगा। तो ये किसी के पास अच्छा मकान है, बढ़िया है, खूब बढ़िया तरह से सुंदर व्यवस्थाएं है, तो उसके लिए बारिश आनंददायक हो सकती है। लेकिन वही व्यक्ति जो झोपड़ी में बैठा है, उसके लिए वो वही वर्षा जो है वो कष्टकारी योग बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ग्रह योग दिशा किस प्रकार की चल रही है, दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं, अंतर दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं, और ग्रहों के योगायोग जन्म में आप जब पैदा हुए थे उस समय किस प्रकार के अपने पूर्व जन्म के अनुसार से कर्म के अनुसार से लिखवा के लाए हैं। इसीलिए जन्मपत्री को बहुत अच्छे से विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, और हम समय समय पर आपके समक्ष जो ये ग्रह गोचर का प्रभाव उत्पन्न करते हैं उसको तो आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। कई बार एक प्रश्न और लोगों के मन में आता है, और बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं, हम कौन सी राशि को माने। देखिए, राशियां विशेष तौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट जो मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी चंद्र राशि। जहां आपके जन्म के अनुसार से चंद्रमा विराजमान है राशि में, वहां वो चंद्र राशि में मुख्यतः मानी जाती है। इसके अलावा भी आपका लग्न में कौन सी राशि विराजमान है उसका भी प्रभाव देखना चाहिए। हम ज्योतिष को जब पूरी जन्मपत्री को देखते हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से, तो हर चीज़ को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। आपकी नाम राशि कौन सी है, आपकी सूर्य की राशि कौन सी है, फिर आपके षोडश वर्ग में कौन से ग्रह अच्छे से शुद्ध होकर बैठे हैं, नहीं बैठे, कहाँ कौन कौन से योग बना रहे हैं। राशि के दृष्टिकोण से एक ब्रॉडर कैटेगरी में आइडिया तो मिल ही जाता है बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए, और उसका प्रभाव भी वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस बात को हम समझें। बहुत सारे लोग नाम के अनुसार से ही अपनी राशि को देखने का प्रयास करते हैं, वो भी ज्योतिष का एक छोटा सा पहलू है, लेकिन मुख्यतः जन्मपत्री को पूरी से विशेष विश्लेषण करने की आवश्यकता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष के अंतर्गत एक शाखा है जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी। आपका नाम, जैसे मेरा नाम विक्रमादित्य है, मैं विक्रमादित्य के लिए स्पेलिंग को जब मैं बचपन में ज्योतिष सीख रहा था तो मैंने देखा कि VIKRAM में लिखता था पहले, और उसका इंटरप्रिटेशन देखा तो वो कुछ बहुत ठीक नहीं आ रहा था। तो मैंने उसमें से ए हटाया, विक्रम का स्पेलिंग रहा, VIKRM किया, VIKRMADITYA, इसको इस प्रकार से कर दिया। तो उसका ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि बिल्कुल जिसका जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं, तो ज्योतिष के छोटे छोटे आयाम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मेरा कार्य इस कथा को, इस बात को यहाँ समझाने का अर्थ ये है कि जो जिस प्रकार के स्पेलिंग्स यूज़ कर रहा है,
कोई VI के RM करके हमको संबोधित करता है तो उसका प्रभाव उसी प्रकार से होगा। कोई मेरे नाम को विक्रम कह के कह रहा है, कोई विक्रमादित्य कह रहा है, कोई आचार्य विक्रमादित्य कह रहा है, तो ये सारे के सारे जो अलग अलग प्रकार के जो नाम के शब्द हैं अलग अलग वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहे हैं। जो अच्छा होगा उसका वाइब्रेशन पॉजिटिव निकलेगा, जिसका जितना परसेंट जो वाइब्रेशन पॉजिटिव वाला यूज हो रहा है उसका उतना परसेंट रिजल्ट है। तो इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि आपकी राशि को महत्वपूर्ण तरीके से हमें एनालाइज करने की जरूरत है। एनालाइज ये करें कि आपका जो ग्रह गोचर है कौन सा कुंडली प्रभावी है। कई बार हम देखते हैं जन्मपत्री लोग दिखाने आते हैं, जन्मपत्री से योगी नहीं बन रहे होते, चंद्र कुंडली को यदि उस प्रकार से देखा जाए तो वहां वो सारा का सारा मैच कर रहा होता है। तो कौन सा ग्रह प्रभावी है, कौन सी कुंडली से प्रभाव निकल रहा है, सूर्य कुंडली से, षोडश वर्ग से, कहाँ कारकान से, अमात्य कारक से, तो इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक एक चीज़ की विवेचना कर लोगों के भाग्य के संबंध में उसकी जो बात है हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष है, कहीं कोई कपोल कल्पित नहीं है। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपको हास परिहास उड़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप समझें विश्व के अंदर बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विश्व में दुनिया में काम करते हैं, कोई कूड़े का काम करता है, कोई हवा का काम करता है, कोई पानी का काम करता है, कोई पेट्रोल का काम करता है, कोई डीजल का काम करता है, किसी और तेल का काम करता है, और इन सब क्षेत्रों में लोगों ने पैसे कमाए हैं। लेकिन इन्हीं सभी क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए भी हैं। अब ये समझें कि आपके लिए कौन सा क्षेत्र, आपके दृष्टिकोण से आपके लिए कहाँ कोई मिसमैच हो रहा है। इसको इस प्रकार से और समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी और उसके साथ उसकी बहुत सारे लोगों की दोस्ती बनती है, लेकिन कुछ लोगों से उसकी ट्विनिंग जो अच्छा सा संबंध है स्थापित नहीं हो पाता। हम लाख प्रयास कर लें लेकिन वो संबंध लोग व्यक्तियों के साथ हमारे संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। वो एक इंटरनल पर्सोना है, कहाँ किसका संबंध किस प्रकार से बनना है। तो इस प्रकार को आपको अच्छे से ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक एक चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। इसलिए इस बात को हम समझें कि ज्योतिष में लोग लाख विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करें। व्यक्ति परेशान होता है बहुत सारा, तो कई बार अपशब्द भी लिख देते हैं बहुत सारे लोग तो, कि कुछ नहीं होता है, मैं इतने साल से ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब भैया कर्म के अनुसार से, भाग्य के अनुसार से कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग छोटा सा काम करते हैं और उससे कहाँ पहुँच जाते हैं। उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है जो उनके साथ चल रहा है, पुण्यों का अकाउंट है जो उनके साथ चल रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए अपने इस शुभ जीवन में हम आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि आप ज्योतिष में पंचांग बता रहे हैं या ज्योतिष बता रहे हैं। अरे भाई, ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष को समझने का प्रयास करो। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम अनेक प्रकार के निदान की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। जो पंचांग है वो भारतीय संस्कृति को सनातन पद्धति के अनुसार से हमारे पुराणों को साथ जोड़ के चलता है। ज्योतिष पुराणों से अलग हो ही नहीं सकती, वेद से अलग हो ही नहीं सकती है। वेद का अंतिम भाग वेदांत ही है, और वो उपनिषद इत्यादि में इन सब चीजों में उन सब चीज की गणनाओं की वर्णन मिलता है। और ज्योतिष को वेद से अलग कैसे कह सकते हो? कई लोग तो कहते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप कथा सुना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। भाई मेरे समझो, ज्योतिष जो है वो वेद का ही अंग है। ज्योतिष वेद के, हमारे यहाँ ज्योतिष भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर ऐसा नहीं है कि आंख का डॉक्टर अलग, कान का डॉक्टर अलग, मुख का डॉक्टर अलग और पेट का डॉक्टर अलग, साइकियाट्रिस्ट अलग। हमारे यहाँ विद्वान उसको कहा जाता है जो समस्त 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो। वो व्याकरण हो गया, वैद्य हो गया, निरुक्त हो गया, इन सब चीज़ों को आप समझने की आवश्यकता है। तो केवल व्याकरण का आचार्य होकर लोग व्यक्ति यदि व्याख्या करेगा और ज्योतिष का उसको गणना है ही नहीं। हर चीज में थोड़ा थोड़ा अध्ययन होना चाहिए, चीज जिसके बाद आप एक शास्त्र को समझ सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है अपने छोटे से ज्ञान के माध्यम से। बहुत बड़ा तो ज्ञान किसी के मेरे पास शायद नहीं हो सकता, लेकिन जितना मैंने अपने गुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हमने समझने का प्रयास किया, उसी के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं उससे आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन हम जो भी तरीके हैं बहुत सीधे तरीके से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, और उनको समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली में हमने विवेकानंद योगाश्रम ये संस्थान मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इसीलिए बनाया था कि हम इन सब चीज़ों को शोध कर संसार के समक्ष रख सकें। और उसी क्षेत्र में हमने कार्य करते हुए मुद्रा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, योग विज्ञान, आयुर्वेद, योग, भारतीय संस्कृति, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि में समस्त पे कार्य कर रहे हैं हम। करीब 50 से ऊपर पुस्तकें हमारे आश्रम की तरफ से, संस्थान की तरफ से प्रकाशित की गई, और वो सब एक एक विषय में इतना ज़बरदस्त कार्य कर रही हैं, चाहे वो ध्यान योग हो, कुंडलिनी योग हो और अनेक प्रकार के मार्ग हो। और हम समय समय पर पूरे विश्व में जगह जगह पे जाकर इन भारतीय संस्कृति को प्रचार प्रसार करने का भी कार्य करते ही रहते हैं। तो आप इस बात को सही से समझें और
विभिन्न आश्रम में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए जो आश्रम में कार्यक्रम चलते हैं उसका सागर जगह जगह हम आपको निमंत्रण इत्यादि देने का प्रयास भी करते रहते हैं। जिस प्रकार से अभी इस जनवरी के प्रारंभ के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, सुंदरकांड के कार्यक्रम रहेंगे, साथ साथ यज्ञ इत्यादि हर रविवार को सामूहिक तौर पर जो उसमें बैठते हैं उसका भी सादर निमंत्रण हम आपके साथ साझा करते रहते हैं और उसमें आप आकर स्वयं यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और एक बात और समझिए कि बहुत सारे लोग तो इस प्रकार से कह देते हैं कि भैया आप कुछ धन उपार्जन करने के लिए ये सब तरीके अपना रखे। हमारे आश्रम में जो यज्ञ संडे इत्यादि में रविवार में होते हैं उनमें हम कोई किसी से शुल्क नहीं रखते, कोई मेंबरशिप नहीं रखते, कुछ भी नहीं रखते। जो आके बैठना चाहते हैं वो स्वयं बैठ सकते हैं, उसके अंदर बैठें, ना तो आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता है। हाँ, अगर आप किसी के अपने द्वारा खुद नहीं आ पा रहे हैं, किसी पंडित जी को बैठाना चाहते हैं तो उसके लिए तो दक्षिणा उस बेचारे पंडित जी को तो देना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए जरूर व्यवस्था की जाती है। लेकिन यदि आप स्वयं आना चाहते हैं तो हमारे किसी भी कार्यक्रम में जो बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे वो सुंदरकांड चल रहा है, चाहे वो आपको जिस समय से बताया जाता है, उसमें कोई किसी से किसी प्रकार से भी कोई दक्षिणा, धन इत्यादि आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। और एक बात और, बहुत सारे लोग आज हमारे पास सूचना आती रहती है कि कोई हमारे नाम से बात कर लेते हैं व्यक्तियों से, और तो इस बात का ध्यान रखिए, हमारे आश्रम का दिल्ली में केवल हमारा एक ही आश्रम है जो विवेकानंद योग आश्रम में है, और हमारी तरफ से कभी किसी को कॉल नहीं किया जाता है। और कोई अगर कोई कह के हमारे नाम से आपसे बात कर रहा है तो इस बात से सावधान रहे कि हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की बहुत सारी सूचनाएँ आती हैं और हम उसमें देखिए हम प्रयास ही कर सकते हैं आपको अवगत कराने का। इसके अलावा तो आप खुद बुद्धिमान व्यक्ति हैं, खुद बुद्धिमान हैं, तो इसलिए संसार में आज क्या क्या स्थिति चल रही है तो उसके लिए आपको खुद सतर्क रहना पड़ेगा। और ये संस्थान आपके लिए हमेशा साथ में काम करने के लिए बना है। दिल्ली में आप जब भी आएँ आप सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में, जो हम समय समय पर कार्यक्रम रहते हैं उसका निमंत्रण भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।